हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम श्वेताक पांडे। आज हम केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक ड्राई सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ड्राई सेल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ड्राई सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एज देखिए, ये आपका स्टेट बोर्ड की बुक में और एनसीईआरटी दोनों में गिवन है। तो ये आपका तीनों भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे नीट, जेईई और आपका सीईटी और बोर्ड्स, इन सारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स आज हम इस ड्राई सेल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ये एक्चुअल ड्राई सेल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्चुअल में क्या रिएक्शंस होता है, एज इट इज एप्लीकेशन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिक एप्लीकेशन है। तो ये एक टाइप का सेल है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहा होगा, जो हम रेडॉक्स रिएक्शन हमने जनरली पढ़े हैं। तो आज चलिए देखते हैं, हम इस सेल के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्राई सेल दो टाइप का सेल रहता है। एक रहता है आपका प्राइमरी सेल, एक रहता है आपका सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल रहता है जो कि जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल आपके वो टाइप के सेल रहते हैं जिसे आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो ड्राई सेल आपका एक टाइप का प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल मीन्स ड्राई सेल ऐसा सेल है जिसे एक बार चार्जिंग खत्म होने के बाद आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, आपको वो सेल को रिप्लेस करना होता है। दैट मीन्स ड्राई सेल आपका प्राइमरी सेल है। ठीक है, ये होगा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है हमारा कि देखिए, ड्राई सेल का ही दूसरा नाम रहता है लेचलांचे सेल। जैसे आप हेडिंग में देख रहे होंगे, हेडिंग में ड्राई सेल के नीचे लेचलांचे सेल लिखा है। दैट मीन्स दोनों भी ड्राई सेल और लेचलांचे सेल मीन्स हम दोनों भी एक सेम सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन ड्राई सेल रिलेटेड आए पेपर में या फिर लेचलांचे सेल रिलेटेड आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता होना चाहिए कि दोनों सेल सेम रहते, बरोबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल के बारे में। फ्रेंड्स ड्राई सेल जनरली आपने डेली यूज में बहुत बार देखे होंगे। जो सेल हम घड़ी में यूज करते हैं, जो सेल हम हमारे रिमोट्स में यूज करते हैं, जैसे आप पीछे डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो सेल रहता है इसी सेल को हम ड्राई सेल कहते हैं। ये जनरली आप लोगों ने, सभी लोगों ने आपने जनरली अपने आपके घरों में इसे यूज करते हुए इसे आपने देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिकोड करते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, ये एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा रियल सेल को जब मैंने तोड़ा था तो वो अंदर से कैसा दिख रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने एक रियल सेल लिया था। रियल सेल को जब हमने ब्रेक किए थे, जब उसको तोड़े थे, तो कुछ इस पार्ट में डिवाइड हुआ था। देखिए, जो पहला सेल था, सेल का मैंने जैसे ही अपर कवरिंग निकाला, जहां पे एडवर्टाइजमेंट दिखता है आपको, जैसे यहां दिख रहा होगा ब्लू कलर का अपर कवरिंग है जिसके ऊपर उसके एडवर्टाइजमेंट लिखे हुए, सेल का नाम लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, वो सेल का मैंने कवरिंग निकाल के मैंने बाहर रख दिया। इसी कवरिंग को हम इंसुलेटिंग लेयर कहते हैं। इसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग लेयर कहते हैं। देखिए, अपर कवरिंग निकालने के बाद में आपका एक्चुअल सेल स्टार्ट होता है। देखिए, एक्चुअल सेल आपके दो टाइप के रहते हैं। एक रहता है आपका प्लास्टिक कवरिंग वाला सेल, एक रहता है आपका जिंक सेल। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्लास्टिक वाला सेल है, प्लास्टिक कवरिंग है, इसके अंदर जिंक प्लेट रहता है। ये आपका डायरेक्टली जिंक प्लेट आ गया है, बरोबर। पहला हमारा इंसुलेटिंग लेयर, फिर प्लास्टिक कवरिंग, फिर हमारा जिंक प्लेट आता है। ठीक है, एक्चुअल सेल का जो रिएक्शन रहता है, सेल का कंस्ट्रक्शन आपका जिंक से स्टार्ट होता है। देखिए, जिंक प्लेट के अंदर आप जब सेल को और अंदर ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड मिलेंगे, आपको कुछ मिक्सचर्स मिलेंगे और आपको एक तरीके का रॉड मिल रहा होगा। जैसा आप इस फोटो में देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे कुछ रॉड मिल रहा होगा। देखिए, ये जो रॉड रहता है, ये रॉड को हम कार्बन रॉड बोलते हैं। जनरली ये रॉड ग्राफाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये रहता है एक्चुअल सेल को जब हम ब्रेक करते हैं, और यही रॉड के अंदर जो हम मिक्सचर लेते हैं, जिंक कंपाउंड के अंदर जो हम केमिकल मिक्सचर लेते हैं, वो हमारा मिक्सचर रहता है अमोनियम क्लोराइड का और मैग्नीज ऑक्साइड का, MnO2 का। ठीक है, तो एक्चुअल में देखते हैं हम एक्चुअल सेल कैसा दिखता है। ठीक है, ये आपका हो गया, हमने जो रियल सेल को जब ब्रेक किया तो कुछ इस प्रकार दिख रहा था। अब देखते हैं हम सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, सेल में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। सेल के अंदर हम जैसे हमें पता है इट्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए सब कुछ देखते हैं सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है। उससे पहले ये देख लीजिए, ये सेकंड डायग्राम में जब मैंने एक्चुअल सेल को तोड़ा था, देखिए अपर कवरिंग निकालने के बाद में जो आपको अंदर वाला जो लेयर, जो कंटेनर दिखेगा, वो पूरा जिंक का बना होता है। ठीक है, वो कंटेनर को और मैंने ब्रेक किया, ऊपर से मैंने उसका नॉब निकाल लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा था आपको। तो ये आपका हो गया एक्चुअल सेल को जब आप ब्रेक करते हो तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है। देखिए, अब मैंने क्या किया, सेल को क्रॉस सेक्शन एरिया में कट कर दिया। अब हमें उसके अंदर का केमिकल कंपोनेंट और उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि एक्चुअल में क्या रिएक्शन हो रहा है।
ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार रहता है हमारा सेल। यहां पे आप देख रहे होंगे ये जो आपको अपर कवरिंग दिख रहा है ये जिंक मेटल का रहता है, अपर कवरिंग आपका जिंक मेटल का रहता है, राइट। आप दूसरा देख रहे होंगे यहां पे, आप दूसरा देख रहे होंगे ये रेड कलर का लेयर, ये रेड कलर के लेयर को हम सेपरेटर बोलते हैं, रेड कलर के लेयर को हम सेपरेटर बोलते हैं। सेपरेटर का काम रहता है आपका जिंक प्लेट और अंदर का जो केमिकल कंपोनेंट है उसको सेपरेट करके रखना। अब ये सेपरेटर अलग अलग टाइप के रहते हैं, ये सेपरेटर पोरस सेपरेटर रहता है, तो पोरस सेपरेटर रहता है, सेमी परमेबल रहता है, कुछ ही आयंस को आर पार जाने देता है। जैसे आपको पता होगा कि सेमी परमेबल मींस सिर्फ कुछ कंपाउंड को अलाउ करता है अपने आर पार जाने का, हर कंपाउंड को अलाउ नहीं करता है। तो ये जो सेपरेटर रहता है ये आपका सेमी परमेबल रहता है, पोरस रहता है, ठीक है। सेपरेटर के अंदर जो पहला लेयर दिख रहा है आपको ये वाला, ये रहता है हमारा अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का कहूंगा, हम वहां पे अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लेते हैं। पेस्ट मतलब अमोनियम क्लोराइड को हम लिक्विड फॉर्म में उसका पेस्ट बना लेते हैं और वो हम इसमें पोर कर देते हैं। अब देखिए जिंक प्लेट, सेपरेटर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक प्लेट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने बीच में सेपरेटर लगा दिया, राइट। अब देखिए इसके बाद का जो आपको लेयर दिख रहा होगा, ये जो लेयर रहता है ये रहता है हमारा MnO2 का, ये लेयर रहता है हमारा MnO2 का। इस लेयर में हम क्या करते हैं, MnO2 का पेस्ट भर देते हैं। MnO2 कॉम्प्लेक्स रहता है जिसका हम पेस्ट बनाते हैं, जैसे हमने अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट बनाए थे उसी तरह हम MnO2 का पेस्ट बना के उसमें पोर कर देते हैं, राइट। उसके बाद आप देख रहे होंगे आपको ये रॉड दिख रहा होगा, ये रॉड रहता है आपका कार्बन का रॉड। अगर जनरली हम बात करें तो ये जो कार्बन रहता है ये ग्राफाइट रहता है आपका। काय का रॉड रहता है, ग्राफाइट का रॉड रहता है। तो ये बेसिक सा आपका इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। यहाँ पे आपका टोटल सेल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सेल के अंदर आपको दो नॉब दिखते होंगे। एक आपको अपर लेयर दिखता होगा जहां पे सेल का नॉब निकला हुआ रहता है, एक दिखता होगा आपको नीचे वाला लेयर जहां पे डिस्क लगी रहती है। जो नॉब निकला हुआ लेयर रहता है वहां पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, जो डिस्क लगी हुई प्लेट रहती है वहां पे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो उस पार्ट को हम एनोडिक पार्ट बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो उस पार्ट को हम कैथोडिक पार्ट बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इस सेल में एक्चुअल में क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं सेल का रिएक्शन। सबसे पहले हमें पता है इट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये एक गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में हमें पता है हम अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में भी स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन में कहीं ना कहीं एक जगह ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह रिडक्शन होता है, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वही इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी रहता है और वही एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये सेल में एक्चुअल रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा। अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो हमें पता है हमारे पास में जो सेल बना है वो जिंक मेटल का है, वहां पे कंटेनर रहता है जिंक का। तो हमें पता है जिंक एज अ मेटल ऑक्सीडाइज करना प्रीफर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास जिंक है, जिंक क्या करेगा, Zn2+ बनेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। सबसे पहला स्टेप रिएक्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है, जिंक से स्टार्ट हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है, Zn2+ बन रहा है और दो इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट के ऊपर रिलीज कर रहा है। अब देखिए जैसे ही इस प्लेट पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां से हमने सर्किट कंप्लीट किया है, ये वायर लगा हुआ है, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इस प्लेट पर पहुंचेगा, राइट। यहाँ पे हम बीच में कुछ ना कुछ हमारा अप्लायंसेस लगाएंगे। ये अप्लायंसेस जैसे अगर हमने बल्ब लगाया तो यहाँ पे कुछ बल्ब ग्लो हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी ट्रांसफर करके यहाँ पे इस प्लेट पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये होगा हमारा पहला रिएक्शन। जिंक क्या कर रहा है, Zn2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब इसी टाइम पे हमें पता है यहाँ पे Zn2+ बन रहा है, दैट मीन्स जो सब्सटेंस है हमारा, जो हमारा कंपाउंड है वो केमिकली न्यूट्रलिटी उसकी मेंटेन होनी चाहिए। अब केमिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़े थे, गैल्वेनिक सेल में हम सॉल्ट ब्रिज लगाते थे। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम था, जो भी आयंस बन रहा है वो आइदर पॉजिटिव आयन रहे या आइदर निगेटिव आयन रहे, वो आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज का काम रहता था, जिसका हम बोलते थे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। उसी तरह यहाँ पे जैसे हमें पता है Zn2+ बन रहा है, 2+ बन रहा है, मतलब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसे हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो इसी को न्यूट्रलाइज करने हमारे पास सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, Zn2+ अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और हमें
इस सॉल्यूशन में ZnCl2 बनाकर दे देगा, साथ साथ में हमें NH4 पॉजिटिव मिलेंगे 2। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे Zn2 प्लस, यहाँ पे हमें पता है इस सॉल्यूशन में हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है। देखिए अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लिया है, यही अमोनियम क्लोराइड जिंक 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। ZnCl2 और साथ साथ में 2NH4 पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब चलिए इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें पता है दोनों रिएक्शन को हमको ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन चीज है उसको हम काट देते हैं। हमें बचा क्या हमारे पास, जिंक प्लस NH4Cl2 विल गिव ZnCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2NH4 पॉजिटिव। राइट, ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। इसे बैलेंस कर लेते हैं। Zn बैलेंस हो गया है, Cl ये भी बैलेंस हो गया है। तो चलिए ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पे आपको हर चीज न्यूट्रल मिलेंगी, यहाँ पे कोई आयन नहीं दिख रहा है आपको। जनरली दैट मीन्स यहाँ पे जो लिए थे हमने स्टार्टिंग में बस वही कंपाउंड मिल रहे हैं हमको। जैसे हमने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिए थे, अमोनियम क्लोराइड ऑलरेडी अमोनियम और क्लोराइड इस फॉर्म में ब्रेक रहता है क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है। हमें पता है इट्स ये पेस्ट है, तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव इस फॉर्मेट में हमें ये ऑलरेडी मिलेगा। तो ये होगा हमारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह हम अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब हमने यहाँ से जहां पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वहां पे हम निगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और इसी को हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज एनोड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होगा। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताया हुआ है। यहाँ पे हमने जो अप्लायंसेस लगाए हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया हमारा ग्राफाइट प्लेट पे। कहां पहुंच गया हमारा, ग्राफाइट प्लेट पे। अब देखिए चलिए अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन कैसा होता है। यहाँ पे देखिए हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखे, हमने यहां से देखे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हुआ और यहां पहुंच गया। अब हमारे पास में ग्राफाइट का जो प्लेट है, हमारा रॉड है, वहां पे हमारा कुछ ना कुछ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा। तो देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन कैसा होता है। देखिए हमने अभी जनरली देखे थे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था हमारा, वहां पे हमारे 2NH4 पॉजिटिव मिल रहा था। तो आपको NH4 पॉजिटिव का पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए NH4 पॉजिटिव जो रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है, NH3 रहता है, साथ साथ में आपका H प्लस रहता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन है मेरे पास, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है इस हाइड्रोजन को और क्या बना देता है, NH3। अब ये तीन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, बट अब ये जो नया बॉन्ड बन रहा है ये हाइड्रोजन के साथ, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं और इसी बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बोला जाता है। जब भी इस तरीके का बॉन्ड बनेगा दैट मींस नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और हमें एक चीज हमने ऑर्गेनिक में जनरली पढ़े है कि जब भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो अनस्टेबल होता है। तो देखिए नाइट्रोजन पे हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के कैटेगरी में आता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। इसी को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और ये बन जाता है फिर से NH3 प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बेसिक रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये बेसिक रिएक्शन के बेसिस पे हम रिडक्शन रिएक्शन का हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमने देखे थे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखे थे। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें पता था 2NH4 पॉजिटिव निकल रहा था हमारे प्रोडक्ट में, 2NH4 पॉजिटिव निकल रहा था। यही 2NH4 पॉजिटिव क्या करेगा, जो हमारे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं इस प्लेट पे आए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये बना देगा NH3 प्लस H2। क्या बन गया हमारा, हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में NH4 पॉजिटिव निकला था प्रोडक्ट में, वही NH4 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहां से जो निकले थे इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचे थे, वही NH4 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बन गया, NH3 बन गया और H2 बन गया।
अब आपको पता है NH3 और H2 दोनों गैसेस फॉर्म में, राइट। तो ये होगा हमारा पहला स्टेप रिडक्शन रिएक्शन का। अब देखिए ये NH3 को हमें न्यूट्रलाइज करना है और ये H2 को भी हमें यहाँ पे रिएक्शन से हटाना है। तो अब देखिए इसका आगे स्टेप क्या होता है। देखिए NH3 को न्यूट्रलाइज करने हमारे पास में ZnCl2 प्रेजेंट है। हमें पता है हमारे फर्स्ट स्टेप में ZnCl2 निकल रहा था, जो ZnCl2 जो बन रहा था वो वही ZnCl2 यहाँ पे क्या करेगा, NH3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा। अब यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए इस तरीके का कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे क्या करेगा, ZnNH3 के साथ रिएक्ट करेगा और ZnNH3 का होल 4 का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, साथ साथ में Cl2 वहां पे एज अ काउंटर आयन रहता है। अब ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। आपको इसके बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने जनरली पढ़े होंगे। जो आउटर आयन रहता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। NH3 हमारा यहाँ पे लिगेंड जैसा वर्क करेगा और जिंक हमारा यहाँ पे मेटल जैसा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा ओवरऑल रिएक्शन। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा लगेगा 4, करेक्ट। ये भी रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज को तो न्यूट्रलाइज कर दिया है, अब हमारा दूसरा चीज बचा है, दैट इज H2 बचा हुआ है। तो अब इस H2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन है हमारे पास में, MnO2। MnO2 यही H2 के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा Mn2O3 प्लस H2O। क्या बना लिया, MnO2 ने H2 के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया, Mn2O3 और H2O। देखिए यहां पे हमें अभी इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले यहां 2 लग जाएगा, ठीक है। रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है। तो ये होगा हमारा ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में जनरली 3 स्टेप्स देखे हमने। पहला स्टेप्स क्या है, जो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में NH4 पॉजिटिव देखे थे, वो NH4 पॉजिटिव यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे यहाँ पे पहुंचे थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा और साथ साथ में H2 बना लेगा, ठीक है। अब देखिए NH3 और H2 दोनों को हमको न्यूट्रलाइज करना है, दोनों को हमको रिएक्शन में कंप्लीट करना है। देखिए तो NH3 के साथ में कौन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ZnCl2 बना था हमारे पास, वो ZnCl2 आएगा अमोनियम के NH3 के साथ। NH3 के साथ मिलकर ZnCl2 क्या बना लेगा, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसको हम जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स ZnNH3 होल 4 ब्रैकेट क्लोज Cl2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहां से हमारा NH3 न्यूट्रलाइज हो गया, साथ साथ हमको H2 को न्यूट्रलाइज करना था। तो H2 कैसे न्यूट्रलाइज होगा, देखिए H2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में MnO2 है। MnO2 क्या करेगा, ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, Mn2O3 और H2O, ठीक है। तो ये होगा हमारा टोटल रिडक्शन रिएक्शन। अगर हमको ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन लिखना है तो तीनों भी रिएक्शन को हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करने से पहले हमें क्या करना होता है, जो भी चीज आपको कॉमन दिख रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको काट दो। क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे H2 कॉमन दिख रहा है, NH3 कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए यहां से 2 NH3 गया, 2 NH3 बच गया अभी भी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ओवरऑल रिएक्शन को ऐड कर देना है। ओवरऑल रिएक्शन को ऐड कैसे करेंगे हम, हमारे पास में क्या बचा, 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ZnCl2 प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH3 विल गिव, क्या मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में, देखिए ऊपर तो पूरा कट गया, हमें क्या मिल रहा है, Zn अमोनियम का कॉम्प्लेक्स प्लस H2O, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा है, और साथ में बचा है Mn2O3। ये होगा हमारा ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन, ये होगा हमारा टोटल रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए हमने 2 तरीके की रिएक्शन देख लिए इस सेल में। हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप्स देखे, उसको ऐड करके टोटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो देख लिए। हमने रिडक्शन रिएक्शन देख लिए, रिडक्शन रिएक्शन के भी हमने मल्टीपल स्टेप्स देख लिए, उसके टोटल रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो देख लिए। तो ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो कि इस ड्राई सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा रिकैप करते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे हो रहा है। देखिए ये स्लाइड है, ये स्लाइड में मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन पूरा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। तो आप इस स्लाइड का पीपीटी, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। मैं 2 मिनट हट जाता हूं।
ठीक है, आई होप आपने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ड्राई सेल के रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, हमने ड्राई सेल का एक्चुअल मैकेनिज्म देख लिए, एक्चुअल उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर का क्या केमिकल कंपाउंड है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सब कुछ देख लिए। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज ड्राई सेल का हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है, देखिए ड्राई सेल के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में मेजरली देखिए क्या रहता है, ड्राई सेल इजी टू पोर्टेबल रहता है, ये इसका सबसे पहला एडवांटेजेस है। रेडी टू अवेलेबल रहता है, मतलब रेडी टू यूज रहता है। अब जब भी आपको जरूरत रहती है, इसे आपको ना रिचार्ज करना होता है ना कुछ करना होता है, ये रेडी टू यूज रहता है। थर्ड थिंग, ये आपका इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है, इसका जो मैकेनिज्म रहता है जिससे ये बना हुआ होता है, वो बहुत सिंपल रहता है, मतलब इजी टू प्रोड्यूस रहता है, मतलब इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। देखिए जब भी सेल का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा बनाने के लिए, बट ड्राई सेल का हमने अभी कंस्ट्रक्शन देखा, बहुत सिंपल रहता है, सिंपली ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है। चौथा इसका एडवांटेज, इसमें जो वोल्टेज बनता है वो कांस्टेंट रहता है। देखिए आपको पता होना चाहिए ड्राई सेल का जो वोल्टेज रहता है वो 1.5 वोल्ट के आसपास प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो 1.5 प्रोड्यूस है इसका वोल्टेज अप डाउन नहीं होता है, शिफ्ट नहीं होता है, ये कांस्टेंट 1.5 ही प्रोड्यूस करेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपका जो अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस को अगर आप इक्वल वोल्टेज देंगे तो आपका अप्लायंसेस सही चलेगा, बट अगर आपका वोल्टेज कम ज्यादा होगा तो जो सेंसिटिव अप्लायंसेस रहते हैं वो उसका डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज होते हैं जनरली उसका एक ये रीजन रहता है कि उसका वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होता है ड्राई सेल में, ये मेंटेन रहता है, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, ये एक प्राइमरी बैटरी है, प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का काम रहता है कि उसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो ये इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, जब भी इसका चार्जिंग खत्म होता है, चार्जिंग खत्म होने के टाइम इसका वोल्टेज बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। अब इससे क्या होता है, जो सेंसिटिव अप्लायंसेस रहते हैं, जो सेंसिटिव अप्लायंसेस रहते हैं, एकदम ड्रॉप हो गया वोल्टेज तो उसको अफेक्शन हो सकता है, राइट। जो अप्लायंसेस वोल्टेज को सेंसिटिव रहते हैं वो अप्लायंसेस के लिए ये यूजफुल नहीं रहता है, जनरली इसे रिकमेंड नहीं करते, इसका अल्टरनेटिव सोर्स यूज करते हैं हम। ठीक है, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। इसका तीसरा डिसएडवांटेज है, ये जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम अप्लायंसेस, मतलब इसमें हम हैवी अप्लायंसेस यूज नहीं कर सकते। इसके लिए ये हम छोटे छोटे अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे रिमोट्स में यूज कर सकते हैं जहां पे ज्यादा वोल्टेज का काम नहीं होता है, राइट। हमें इसे वॉचेस में यूज कर सकते हैं, होम घर में आपके घड़ी होंगी, जो घर की घड़ी रहती है उसमें आप जनरली ये सेल यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हैवी अप्लायंसेस के लिए अप्लीकेबल नहीं रहता है। और इसका सबसे लास्ट डिसएडवांटेजेस ये रहता है कि अब देखिए ये बना हुआ मेटल से, और इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल को डिकम्पोज करना होता है क्योंकि ये रीयूजेबल नहीं रहता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मेटल का लॉस होता है। तो ड्यू टू इट्स डिकम्पोजिशन द लॉस ऑफ मेटल इज वेरी मच, बहुत ज्यादा जिंक मेटल का लॉस होता है जो कि एक हमारे एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ड्राई सेल के बारे में सब कुछ। हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, कितना वोल्ट बनाता है ये पढ़ लिए। देखिए ये आपको स्टेट बोर्ड में थ्योरी के लिए आ सकता है, स्टेट बोर्ड मीन्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, साथ साथ में ये आपका सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में एज ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है तो आपको सीबीएसई के एग्जाम 12th एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये नीट जेई दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है एक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे फॉलो करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।